अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो ये लेसन है शाहों पर जले हुए बसेरे, इसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। अगर इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियोस या नोट्स की जरूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुसन्निफ का तारुफ शम्सुर रहमान फारूकी जो हैं, इनकी पैदाइश और मकाम जो है। शम्सुर रहमान फारूकी 1935 में भारत के इलाके आजमगढ़ में पैदा हुए। तालीम आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी अदब में एमए किया। पेशावराना जिंदगी आप इंडियन पोस्टल सर्विसेज से वाबस्ता रहे और अहम सरकारी ओहदों पर फाइज रहे। अदबी हैसियत आप 20वीं सदी के सबसे बड़े उर्दू नुकाद, मुहक्किक, नावल निगार और लुगत निगार तस्लीम किए जाते हैं। रिसाला शब हून आपने इलाहाबाद से मशहूर ज़माना रिसाला शब हून जारी किया, जिसने जदीद उर्दू अदब की सिमत मुतय्यन की। नावल निगारी आपका नावल कई चांद थे सरे आसमां उर्दू जुबान के चंद बड़े तारीखी नावलों में शुमार होता है। तनकीदी काम मीर तकी मीर की शायरी पर आपकी शरह शेर शोर अंगेज को अदब का बुलंद पाया काम जो है माना जाता है। लुगत निगारी आपने उर्दू लुगत और जुबान के इस्तेमाल पर उर्दू रोजमर्रा जैसी अहम किताब तसनीफ की। एजाजात आपको हुकूमत हिंद की जानिब से पिदमश्री जैसे बड़े एजाजात से नवाजा गया। आपकी वफात जो है उर्दू अदब का ये आफ्ताब 2020 में इलाहाबाद में गरूब हुआ। क्योंकि हम ये नावल को पढ़ रहे हैं तो नावल के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। नावल जो है नसर में लिखी गई एक तवील कहानी होती है जिसमें किरदार, वाकयात और जज्बात को तफसील से बयान किया जाता है। मिसाल जो है ना, आग का दरिया एक मशहूर नावल है जिसे कुर्रतुल-ऐन हैदर ने लिखा। इसमें बरसगीर की तारीख और मुख्तलिफ अदवार की कहानी बयान की गई है। ये जो चैप्टर है जिस नावल से माखूज है उसका भी थोड़ा तारुफ देख लेते हैं। कई चांद थे सरे आसमां, ये सबक जो है शम्सुर रहमान फारूकी के शोरा आफाक तारीखी नावल कई चांद थे सरे आसमां से माखूज है। शम्सुर रहमान फारूकी का ये शाहकार नावल 19वीं सदी के दिल्ली की तहजीब, मुआशरती और सियासी जवाल की जानदार तस्वीर कशी है। इसकी मरकजी किरदार वजीर खानम वालदा दाग देलवी हैं, जिनकी जिंदगी के जरिए मुगल अहद की आखिरी शमों और अंग्रेजों के बढ़ते हुए असर और रसूख की दास्तान नहायत फसी जुबान में बयान की गई है। ये नावल अपनी तारीखी सेहत और लिसानी रिचाव के बायस उर्दू अदब में मुनफरिद मकाम रखता है। सबक का खुलासा जो है, ये सबक मुगल सन्नत के आखिरी दौर के जवाल और अरमलिये की अक्कासी करता है। कहानी का आगाज वली अहद मिर्जा फतह उल मुल्क मिर्जा फखरू की वफात के बाद के सोगवार माहौल से होता है। बहादुर शाह जफर अपने बेटे की मौत पर नहायत गमजदा और खामोश है, जबकि मलका जीनत महल अपने बेटे मिर्जा जवां बख्त को वली अहद बनवाने के लिए सरगर्म है। जीनत महल अंग्रेज रेजिडेंट फ्रेजर के जरिए कंपनी बहादुर से अपने बेटे के हक में सिफारिश करवाती है, लेकिन अंग्रेज हुकाम किसी मुगल शहजादे को वली अहद तस्लीम करने से गुरेजा हैं। सबक में मिर्जा फखरू की तदफीन और चहलम के मरासिम की तफसीलात बयान की गई हैं, जो इस अहद की शाही रवायात की अक्कासी करती हैं। वजीर खानम नावल की मरकजी किरदार जब किला मुअल्ला में जीनत महल के पास ताजियत के लिए आती हैं तो वहाँ शाही खानदान की अंदरूनी साजिशें और मुस्तकबिल का खौफ साफ नजर आता है। अंग्रेजों का बढ़ता हुआ असर और रसूख और मुगलों की बेबसी इस तहरीर का बुनियादी नुक्ता है। सबक के आखिर में ये एहसास उभरता है कि मुगल सल्तनत अपनी आखिरी सांसें ले रही है और शाहों पर जले हुए बसेरे दरअसल इन उजड़े हुए शहजादों और मुगल शान शौकत की अलामत है, जिनका ठिकाना अब खतरे में है। मरकजी ख्याल जो है, इस सबक का मरकजी ख्याल मुगल सल्तनत के आखिरी अयाम की बेबसी, अंदरूनी खलफशार और अंग्रेजों के तसल्लुत की दास्तान है। मुसन्निफ ने मिर्जा फखरू की मौत के बहाने यह दिखाया है कि किस तरह एक अजीम सल्तनत जवाल का शिकार हुई। एक तरफ शाही खानदान अपनी बका और वली अहदी की जंग लड़ रहा है तो दूसरी तरफ अंग्रेज अमली तौर पर इक़्तिदार पर काबिज हो चुके हैं। ये सबक इंसानी अलमिये और इक़्तिदार के ढलते हुए सूरज की एक गमगीन तस्वीर है। पढ़ने से पहले पूछें, यहाँ पे एक क्वेश्चन है लेसन के स्टार्ट में, आंगन नावल किसने लिखा है और इसका मौजू क्या है? ये नावल खदीजा मस्तूर ने लिखा है। इसका मौजू तहरीक पाकिस्तान के पस मंजर में एक मुतवस्सत घराने पर पड़ने वाले सियासी और समाजी असरात की अक्कासी करना है। एक्सरसाइज में सबसे पहले दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। ये जो क्वेश्चन है, सबक शाहों पर जले हुए बसेरे सिन्फ अदब के लिहाज से है, तो यहाँ पे नावल हजूर आली जा ने किसको जवां बख्त के वली अहदी की सिफारिश का खत लिखवाया था? कंपनी अंग्रेज बहादुर को। वली अहदी के मामले पर जो कागजात दिल्ली में साहिब कलाम बहादुर को मौसूल हुए थे वो आगे कहाँ भेज दिए गए? आगरा। लुबान और अगरबत्ती के धुएं में रात भर किसका शोर रहा? गिरिया और बका का शोर रहा। चेहलम के कौन से दिन वजीर खानम की खिदमत में मलका दौरा का पैगाम आया? तीसरे।
एक्सरसाइज में मुख्तसर सवालात जो हैं, फतह अल मुल्क का स्वयं खत्म होते ही नवाब जीनत महल ने बादशाह पर जोर डालना क्यों शुरू कर दिया? नवाब जीनत महल चाहती थी कि वली अहद मिर्जा फतह अल मुल्क की वफात के बाद फौरी तौर पर इनके अपने बेटे मिर्जा जवां बख्त को वली अहद नामजद कर दिया जाए। इस मकसद के लिए उन्होंने बादशाह पर दबाव डाला ताकि अंग्रेज सरकार कंपनी बहादुर को इस सिलसिले में बाकायदा खत लिख सके। बादशाह के लिए ये क्यों मुमकिन न था कि वो जीनत महल की बात को नजरअंदाज करें? बादशाह ज़ईफ हो चुके थे और किला मुअल्ला के अंदरूनी मामलात में नवाब जीनत महल का असर और रसूख बहुत बढ़ चुका था। इसके अलावा बादशाह को जीनत महल से बेपनाह मोहब्बत और लगाव भी था। इस मुरव्वत और मजबूरी की बिना पर वो इसकी बात ना टाल सके। लॉर्ड गवर्नर जनरल बहादुर को लिखे गए खतूत में मिर्जा जवां बख्त के मुतालिक क्या कुछ बयान किया गया था। इन खतों में मिर्जा जवां बख्त की आला निस्बत और इनकी बेहतरीन तालीम और तरबियत और काबिलियत का जिक्र किया गया था। ये भी बताया गया था कि किले के दीगर शहजादे मिर्जा जवां बख्त की वली अहदी पर मुतफिक हैं और इनके हक में दस्तबरदार हो चुके हैं। मिर्जा फतेह उल मुल्क बहादुर के चेलम के मौका पर क्या एहतमाम किया गया था? चेलम के मौका पर शाही रवायात के मुताबिक गरीबों और मस्कीनों में खाना तकसीम किया गया, फातह ख्वानी हुई और कब्र पर फूलों की चादरें चढ़ाई गईं। किले में उदासी और सोग का समा था और लुबानों और अगरबत्तियों की खुशबू से माहौल बोझल था। साहिब आलम की वफात के बाद वजीर खानम की क्या हालत थी? साहिब आलम मिर्जा फखरू की वफात ने वजीर खानम को तोड़कर रख दिया था और कई दिन तक निढाल रहीं। 2 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं और सोग के लिबास में मलबूस रहीं। इनकी आंखें मुसलसल रोने से सुर्ख हो चुकी थीं। चेहलम के तीसरे दिन वजीर खानम की खिदमत में मलका डोरा का क्या पैगाम आया? मलका डोरा ने पैगाम भेजा कि नवाब जीनत महल वजीर खानम से मिलना चाहती हैं, लिहाजा वो फौरन जीनत महल की डेवड़ी पर हाजिर हो जाएं। इस पैगाम में जल्द पहुंचने की ताकीद की गई थी। जीनत महल ने वजीर खानम को महल छोड़ने के लिए क्यों कहा? जीनत महल ने कहा कि किले में अंग्रेजों की मुखबर जासूस हर तरफ फैले हुए हैं और वजीर खानम का नाम किले की सरकारी रजिस्ट्रों में दर्ज नहीं है। इनकी मौजूदगी सियासी पेचीदगियां पैदा कर सकती थी, इसलिए इन्हें हिफाजत की खातिर महल से कूच करने का कहा गया। नवाब जीनत महल की बात मानना वजीर खानम के लिए एक मजबूरी थी। क्यों? नवाब जीनत महल का हुक्म दरअसल बादशाह का हुक्म तस्वर किया जाता था। मजीद ये कि किले के बदलते हुए हालात और अंग्रेजों की सख्त गिरी की वजह से वजीर खानम के पास वहां रुकने का कोई कानूनी जवाज न था, इसलिए इनके लिए हुक्म की तामील नागुजीर थी। किला मुबारक के लाहौरी दरवाजे से निकलने वाले छोटे से काफिले का अहवाल अपने अल्फाज में लिखें। ये एक नहायत उदास और खामोश कूच था। वजीर खानम एक पालकी में सवार थीं, जबकि इनके हमरा मिर्जा खान और चंद दीगर सवार थे। रात के अंधेरे में ये मुख्तसर सा काफिला शाही जाहो जलाल को पीछे छोड़कर नामालूम मुस्तकबिल की तरफ रवाना हुआ। कुछ ग्रामर का जो पोर्शन है एक्सरसाइज में, मुरक्कब नाकस 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज का वो मजमुआ जो पूरा मतलब अदा ना करे, यानी सुनने वाला पूरी बात ना समझ सके। मिसाल जो है काला घोड़ा असलम की किताब। मुरक्कब तौसीफी वो मुरक्कब जो सिफत और मौसूफ से मिलकर बने। इसकी जो मिसाल है ठंडा पानी, ठंडा सिफत है और पानी मौसूफ। मुरक्कब इजाफी जो है वो मुरक्कब जो मुजाफ, मुजाफ अलैह और हरूफ इजाफत का की के से मिलकर बने। इसकी जो मिसाल है असलम का कलम, दिल्ली का किला। मुरक्कब अतफी जो है वो मुरक्कब जिसमें 2 अल्फाज को हरूफ अतफ वाव और के जरिए मिलाया जाए। तो मिसाल शाम सहर, कलम और दवात। इसके बाद मुरक्कब ताम जो है ऐसे अल्फाज का मजमुआ जो मुकम्मल बात या ख्याल जाहिर करे और सुनने वाले को पूरी समझ आ जाए। मिसाल जो है अली स्कूल जाता है, ये मुकम्मल जुमला और पूरी बात बता रहा है। मुरक्कब मुसादिर जो है ऐसा मुरक्कब जो किसी इसम या सिफत को मस्दर के साथ मिलाने से बने। इसकी जो मिसाल है सच बोलना, मदद करना, नाम पाना। लेक्चर के लास्ट में एक इक्तबास को शामिल करते हैं आपकी गाइडलाइन के तौर पर। ये जो सबक अभी हमने रीड आउट किया है, शाहों पर जले हुए बसेरे, इसमें से ना एक इक्तबास जो है, वजीर से ज़ब्त न हो सका, उसने मलका की बात काटने की गुस्ताखी की और परवाह किए बगैर नम लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मलका आलम पर खूब आया है कि किन हालात में किला मुबारक में आई। मैं तो अपने साहिब आलम और आलमियान की खाक बराबर भी नहीं। उन्होंने जर्रे से आफताब किया, वरना मैं अपनी काली कोठरी में ही जिंदगी काट रही होती। जब भी आपने तशरीह लिखनी है तो सबसे पहले हवाला मतन लिखते हैं। तो आपको उन्वान, मुसन्निफ का नाम, सिनफे अदब या माखज़ जो भी चीजें पता हो पहले आपने वो लिखनी है। जैसे ये जो सबक है इसका उन्वान शाहों पर चले हुए बसेरे, उसके बाद मुसन्निफ का नाम जो है शम्सुर रहमान फारूकी और सिनफे अदब ये नावल से लिया गया है ना, नावल का इक़्तिबास है। फिर माखज़ जो है कई चांद थे सरे आसमां। इनमें से जो भी चीजें आती हों वो आपने
حوالہ متن میں لکھنی ہے۔ پھر سیاق و سباق جو ہے، سیاق ویسے اقتباس سے پہلے کا حصہ ہوتا ہے اور سباق بعد کا۔ اگر آپ کو الگ الگ پتا ہے کہ اس پیراگراف سے پہلے کے حالات کیا ہیں اور بعد کے، تو آپ ان کو الگ سے لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ اوورآل اس کا خلاصہ لکھ لیں اس یونٹ کا۔ یہ اقتباس سبق کے درمیانی حصے سے لیا گیا ہے۔ ولی عہد مرزا فتح الملک مرزا فخرو کی وفات کے بعد قلعہ معلیٰ میں سوگ کا عالم ہے۔ نواب زینت محل اپنے بیٹے مرزا جواں بخت کو ولی عہد بنوانے کے لیے انگریزوں سے ساز باز کر رہی ہیں۔ جب مرزا فخرو کی بیوہ وزیر خانم زینت محل سے تعزیت کے لیے آتی ہیں تو زینت محل انہیں سیاسی مصلحتوں اور انگریزوں کے ڈر کی وجہ سے قلعہ چھوڑنے کا مشورہ دیتی ہیں۔ زیر تشریح پیراگراف میں وزیر خانم اسی حکم کا جواب دے رہی ہیں۔ پھر آپ نے تشریح لکھنی ہے اور تشریح میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جن الفاظ کے معنی آپ کو آتے ہیں ان کو بھی سادگی سے لکھنا ہے اور اس کو کوشش کر کے اپنی ورڈنگ میں لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو حصہ آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں نا، جس حصے کی آپ وضاحت کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ نے کرنی ہے۔ تو اس پیراگراف میں مصنف نے وزیر خانم کی شخصیت کی استقامت، خودداری اور مرزا فخرو صاحب عالم کے ساتھ ان کی عقیدت کو بیان کیا ہے۔ جب نواب زینت محل نے وزیر خانم کو احساس دلایا کہ ان کے قلعے میں قیام اب مناسب نہیں رہا تو وزیر خانم کے لیے یہ بات برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ نم لیکن مضبوط آواز، وزیر خانم کی آواز میں دکھ اور آنسو تو تھے لیکن ان کا لہجہ کمزور نہیں تھا۔ وہ ملکہ زینت محل کے سامنے اپنی بے بسی کا رونے کی بجائے حقیقت پسندی سے کام لیتی ہیں۔ وہ اعتراف کرتی ہیں کہ انہیں قلعہ معلیٰ کی شان و شوکت سے کوئی غرض نہیں تھی، بلکہ وہ یہاں صرف مرزا فخرو کی محبت میں آئی تھیں۔ ذرے سے آفتاب کرنا، وزیر خانم نہایت عاجزی سے کہتی ہیں کہ ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ تو ایک معمولی ذرے کی مانند تھی، لیکن مرزا فخرو کی محبت اور التفات نے انہیں آفتاب سورج کی طرح روشن کر دیا اور انہیں شاہی خاندان میں مقام دلایا۔ وہ واضح کرتی ہیں کہ اگر مرزا فخرو ان کی زندگی میں نہ ہوتے تو وہ شاید کسی کال کوٹری یعنی گمنامی میں اپنی زندگی گزار دیتی۔ حاصل کلام جو ہے نا، نتیجہ اس اقتباس سے مغل دور کے زوال پذیر معاشرے میں ایک عورت کی وفاداری اور مغل شہزادوں کی ذاتی زندگیوں کے المیہ کی عکاسی ہوتی ہے۔ وزیر خانم یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ ان کا رشتہ قلعے کی دیواروں سے نہیں بلکہ اس انسان سے تھا جو اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہاں پہ لیکچر کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو، یہ لیکچر اور یہ جو نوٹس ہیں یہ آپ کی پریپریشن کے لیے ہیلپ فل ہوں گے۔ اگر اس بک سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز یا نوٹس کی ضرورت ہو تو چینل پہ اس کی پلے لسٹ موجود ہے۔ اس کے علاوہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی پلے لسٹ کا لنک دیا گیا ہے۔ آپ کی کامیابی کی دعاؤں کے ساتھ جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ ہیو اے نائس ٹائم۔